अच्छे ध्यान से इस पाठ को पढ़ना है और पढ़कर हमें ये पता लगाना है कि जो खाने-पीने के तौर तरीके हैं, उसकी तस्वीर कैसे बदल गई। पहले के लोग क्या खाते थे और आज के लोग क्या खाते हैं? क्या पहले का खाना अच्छा था या अभी का खाना अच्छा है? क्या आप लोग ज़्यादा अच्छा खाना खाते हो या आपके माता-पिता, दादा-दादी ने खाना अच्छा खाया? या हमारे तौर तरीकों में, हमारे काम करने के तरीके में, भोजन बनाने की विधि में, उसको कैसे पकाया जाता है, पहले कैसे पकाते थे? ये सारी बातें आज हम इस पाठ के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। जो बच्चे रीडिंग कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों को रीडिंग में दिक्कत होती है, वह हमारे साथ रीडिंग भी कर सकते हैं और कठिन शब्दों की मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो कठिन शब्दों की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, यानी कि उनकी मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए और इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं में ये पाठ बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि ये पाठ देखने में सामान्य है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पाठ है। क्योंकि हर व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में आपका ये पाठ आपको ये सिखाएगा कि भोजन हमें कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। तो पाठ का नाम है खान-पान की बदलती तस्वीर। पाठ इस प्रकार है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान-पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। बड़ा बड़ा बदलाव का मतलब है बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। इडली डोसा हमारा दक्षिण भारत का जो है फेवरेट फूड है, लेकिन अब ये सभी जगह मिलता है। ये उत्तर भारत के भी कई शहरों में उपलब्ध है और अब तो यह उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल जाएगा। फास्ट फूड यानी कि तुरंत पकने वाला भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ लोग ही इन चीज़ों तक मतलब पहुँचते थे या एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक ये सीमित थी। चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है, नहीं कि सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, सभी ने खाए होंगे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े और सभी परिचित हो चुके हैं। हमारी मीडिया ने, हमारे टीवी ने, हमारे फ़ोन ने हमारे बच्चों को तरह-तरह के खाने-पीने के आइटम्स के बारे में बहुत अवेयर किया हुआ है। जब भी वो कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ों के ऐड आते हैं और उसके द्वारा भी उन्हें पता चलता है कि कौन-कौन सी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि नमकीन के भी जो है, नमकीन के भी कई वैरायटी आ गई हैं। स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर-घर में अपनी जगह बनाते हैं। गुजरात का ढोकला, गाठिया भी अब देशों के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः मतलब होता है खास तौर पर हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। पहले लोग केवल दाल, रोटी और अपना सब्जी ही खाते थे, सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि मध्यवर्गीय परिवारों में भी लोग बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटी के भोजन घर में भी बनाते हैं और बाहर से भी लाते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेज़ी राज तक तो ब्रेड केवल साहसी मतलब जो साहिबी ठिकाने थे, वहाँ तक सीमित थे। ब्रेड बड़े लोग खाते थे, ऐसा कहते हैं। वह कस्बों तक पहुँच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेक और तली जाती है। खान-पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब जो है घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली का छोला कुलचा और दुनिया की तुलना में, तो जैसे दुनिया की अगर हम तुलना करें, दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी छोटी हुई है। जानकार भी ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही।
यानी जो चीज़ें बची हुई हैं, उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान जिन व्यंजनों और पकवानों को हम बनाते हैं उन चीज़ों से, उन्हें बनाने की फुर्सत भी तो लोगों के पास कम रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उन्हें उनसे व्यंजन बनाना बहुत ही दुस्साध्य है। दुस्साध्य का मतलब असंभव सा है। यानी हम यह पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें पकाने और बनाने की सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी-कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार कर ली जाती हैं। व्यंजन पुस्तिका का मतलब जो मैगज़ीन या जो पत्रिकाएँ आती हैं खाना पकाने की, उसमें जो है सारी विधि लिखी रहती है, उनसे हम कई तरह की सब्जियाँ वगैरह बना लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम-भाग है, उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर-तोड़ महँगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे-धीरे वंचित कर दिया है। जैसे कि लोगों के जब अदरक, लहसुन या प्याज़ या टमाटर महँगे हो जाते हैं, तो वो होटलों से सब्ज़ी मँगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने-पकाने के बारे में भला कौन जो है 4 बार सोचेगा, यानी कि कौन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं कि खान-पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों की विधियाँ भी पता हैं। नई पीढ़ियाँ तो देश-विदेश के व्यंजनों को जानने का उनको जो है अच्छा अवसर मिला है, सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से हो और किन्हीं खास रूपों में हो, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि प्योर नहीं होते हैं वो। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक देश से दूसरे देश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक साथ खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान-पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता की का एक नया बीज मिलता है, या बीज भी हम ढूँढ सकते हैं या देख सकते हैं। बीज भली-भाँति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान-पान की जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। मसलन हम उन जो है बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में जानते होंगे, जो किसी खान-पान विषय से जुड़ी होती है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन जो हमारा बड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 स्टार होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी-कभार मिलते रहे, पर घरों, बाज़ारों से गायब हो गए। तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी, या दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनी पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। क्या दुर्गति हो रही है? अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब खास दुकानों दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें अपना ली हैं, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हम हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि हमने जो भोजन की सामग्री अपनाई है, या जो हमने भोजन किया है, वह ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, और वो होता भी नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान-पान की मिश्र संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और असल स्वाद नहीं ले पाते हैं। बच्चों से अगर वास्तविकता में पूछा जाए कि शुद्ध घी का खुशबू कैसी है, उसका स्वाद कैसा है ना? खोए के रसगुल्ले कैसे हैं? तो बच्चे आजकल पैकेट के रसगुल्ले खाते हैं, उन्हें खोए के रसगुल्ले का स्वाद ही नहीं पता। उन्हें शुद्ध घी का जो है स्वाद ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो खाया उसी को वो शुद्ध घी और वो जो है शुद्ध और प्योर समझ रहे हैं, जबकि वो वह चीज़ मिश्रित है। अक्सर प्रतिभोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान-पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें
कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका प्रायः जो है लाभ प्रायः नहीं उठा पाते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इसलिए खान-पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी हुई है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह-तरह से जाँचते रहना ज़रूरी है। ये जो है शुक्ल जी की लिखी हुई रचना है। इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी संस्कृति आपकी है, उस संस्कृति को बचा के रखना है। अपने घर के सामान्य व्यंजनों को भोजन में लाना है और आपको प्रतिदिन शुद्ध शाकाहारी अच्छा सात्विक भोजन करना है। ऐसा कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। तो आपका मन शुद्ध, पवित्र और सही दिशा में जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ताज़ा खाना खाएँ, स्वादिष्ट खाना खाएँ, खाना कम खाएँ और खाना अच्छा खाएँ। तो ऐसी तस्वीर जो हम अपने घरों में रोज़ देखते हैं, खान-पान हमारा बदलता जा रहा है। खान-पान बदलने के साथ-साथ हमारी जो संस्कृति है, वो भी बदलती जा रही है। तो आप सभी से यही कहना है मेरा, छोटे बच्चे हो, अगर आज हमने नियम बना लिया, तो हम ज़िंदगी भर हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे कि हमें अपने खान-पान की जो तस्वीर बदल रही है, उसको सही दिशा में ले जाना है। जो भी भोजन करना है, वो बासा ना हो, वो कहीं खुला हुआ एरिया का ना हो, वह अच्छा खाना हो। कोशिश करें घर का खाना खाएँ और स्वस्थ रहें।